नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुश होने का पल आ गया है क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे, विच नेम इज डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारे मूड को हैप्पी कर देगी पोएम। यदि हमारे मूड में सैडनेस है, अर्थात हमारा सैड मूड है, तो हमारा मूड हैप्पी हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट, a nature poet, also a realistic poet। प्रकृति प्रेमी हैं, साथ साथ में यथार्थवादी भी हैं, क्योंकि इस पोएम के माध्यम से, डस्ट ऑफ स्नो पोएम के माध्यम से हमारे को वो जीवन की सार्थकता अर्थात यथार्थता के बारे में हमारे को अवगत कराएंगे। वो कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम को रिसाइट किया जाता है, लेसन की तरह हम पोएम को रीड नहीं करते बल्कि रिसाइट करते हैं। RECITE, रिसाइट करना, लय में पढ़ना, लय के अंदर गा करके पढ़ना, लय में। किसको? पोएम को, कविता को। लेट्स स्टार्ट। द वे A crow shook down on me। मेरे साथ पढ़ेंगे आप सभी, रिसाइट करेंगे मेरे साथ 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 में। The dust of snow from a hemlock tree। Next, again. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। Next stanza of this poem has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had रूड। आपने देखा कि किस प्रकार हमने पोएम को रिसाइट किया है। दोबारा फिर रिसाइट करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अर्थात hemlock tree, crow, snow, and mood of the poet। These are four main elements in this poem। आपने देखा कि कवि क्या कह रहा है, देखते हैं। द वे अ क्रो, इस प्रकार एक कौवे ने क्या कर दिया? शुक डाउन ऑन मी, झटके से हिलाकर, कंपन पैदा करते हुए, हिलाते हुए, ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया। शुक डाउन, शेक फर्स्ट फॉर्म होती है ना, शेक, शुक, शेकन, शुक डाउन, मेरे ऊपर ऐसे हिलाते हुए, टहनियों को, पत्तियों को हिलाते हुए। किसकी पत्तियों को? टहनियों को। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री कौन सा होता है?
पॉइजनस ट्री, एक जहरीला पौधा होता है, हेमलॉक। हेमलॉक एक जहरीला पौधे का नाम है, जिसको हिंदी में धतूरा कहा जाता है। धतूरा जहरीला पौधा होता है। एक जहरीला पौधा धतूरे धतूरा नामक पौधे की टहनियों को, पत्तियों को हिलाते हुए शोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। इट्स द नेम ऑफ द पोएम आल्सो, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब यहाँ धूल, मिट्टी की धूल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कणों से रिलेटेड है। किसके कण? स्नो के। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। डस्ट ऑफ स्नो। नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। और ये कविता किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक अमेरिकी बहुत ही प्रसिद्ध कवि, प्रकृति के कवि, यथार्थवादी कवि, जो हमारे को बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। निराशा में आशा, यदि हम निराश है तो उसमें भी आशा है। यही इंसिडेंट, जैसे आपने देखा, पोइट इंसिडेंट को यहाँ डिस्कस कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण क्या कर दिए? शोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिए। किसने? एक कौवे ने, इस प्रकार एक कौवे ने, दवे इस प्रकार एक कौवे ने शोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिए। क्या गिरा दिए? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक अर्थात धतूरे के पेड़ की टहनियों को, पत्तियों को हिला करके। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे जो दिल का जो हैज गिवन माई हार्ट, मेरे दिल में परिवर्तन आ गया। क्या? अ चेंज ऑफ माई मूड, मेरा मूड चेंज हो गया। जो मिजाज था मेरे माइंड का मिजाज, वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, दिन का कुछ हिस्सा बच गया। आई हैड रूड, क्योंकि मैं उसमें क्या था? रूड। टू फील रिग्रेट, उदासी में था। रूड। टू फील रिग्रेट, टू फील सैडनेस, उदासी में था। कौन? मैं। लेकिन दिन बीता नहीं था, दिन का कुछ हिस्सा। सेव्ड सम पार्ट, दिन का कुछ हिस्सा जो बचा हुआ था बच गया मेरा। क्यों? चेंज ऑफ मूड, क्योंकि मेरा मूड चेंज हो गया। अर्थात जो सैड मूड था वो हैप्पी मूड में चेंज हो गया। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जो मेरा दिल था, मेरा हार्ट है, मेरा जो दिल हृदय है, जो उदासी से भरा हुआ था, उसमें चेंजिंग आ गई, परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? सैड मूड से मेरा मूड हैप्पी मूड में चेंज हो गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो कवि है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं सैड मूड में। पूरे एकदम खुश हो जाते हैं। ऐसी इंसिडेंट हुई, ऐसी घटना घटित हुई, जो कवि उदास था, आंखें बंद करके खड़े थे, उदासी में थे, निराश थे, एकदम से खुश हो जाते हैं। ऐसी घटना हुई। वो घटना क्या घटित हुई?
कि एक कौवे ने हेमलॉक ट्री धतूरे नाम के जहरीले पौधे की टहनियों को, पत्तियों को हिला करके जो पौधे के ऊपर, पेड़ के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी, उस बर्फ़ को किसके ऊपर गिरा दिया? पविट के ऊपर गिरा दिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि के ऊपर गिरा दिया। और उसके गिराने से हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल में परिवर्तन हो गया, अर्थात मेरा मूड चेंज हो गया। सैड मूड से मेरा हैप्पी मूड हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा जो बचा हुआ था वो बच गया। अब तक मैं निराश था, लेकिन बचा हुआ हिस्सा जो दिन का है, अब मेरा मूड चेंज हो गया। अब मैं काम में लग करके उस टाइम को यूटिलाइज करूँगा। तो कितना बड़ा संदेश हमारे को पविट इस पोएम में दे रहे हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। ऐसी इंसिडेंट कभी भी घटित हो सकती है जिससे हमारा मूड चेंज हो जाए। Dust of snow means small particles of snow. Dust of snow जो पोइम का नाम है उसका क्या मतलब है? Small particles of snow, बर्फ़ के छोटे छोटे कण। The poet was in a sad mood. Sad mood में थे कौन? कवि उदासी की मुद्रा में थे। ऐसी उदासी की मुद्रा में थे। द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो धतूरा का पेड़ है, जहरीला पौधा है, जो जहरीला पॉइजनस ट्री है, जो उसके नीचे सैड मूड में ऐसे खड़े थे। The tree was covered with snow, और उस वृक्ष के ऊपर क्या जमी हुई थी? बर्फ, स्नो। वृक्ष ढका हुआ था किससे? स्नो, बर्फ से, अर्थात बर्फ उस वृक्ष पर पड़ी हुई थी। A crow was sitting in the hemlock tree, और उस हेमलॉक ट्री जहरीले पौधे के ऊपर कौन बैठा था? एक कौवा बैठा था। Suddenly it shook the tree, अचानक इस कौवे ने क्या किया? टहनियों को, पत्तियों को, वृक्ष की टहनियों को, पत्तियों को हिलाना शुरू कर दिया। The dust of snow fell on the poet, बर्फ़ के जो कण हैं, बर्फ़ है, पोइट के ऊपर गिरने लगी। It changed his mood, इससे उसका मूड बदल गया, अर्थात वो सैड मूड से हैप्पी मूड में आ गए। There are 4 elements in the poem, इस पोएम में मुख्य रूप से 4 तत्व हैं। 4 तत्व कौन कौन से हैं? All these 4 elements match one another, और वो सभी तत्व एक दूसरे को मैच करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। The snow stands for depression, हताशा। जो स्नो है, अर्थात इसमें जो बर्फ़ है, बर्फ़ को हम एक प्रतीक के रूप में हताश अर्थात उदासीनता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। बर्फ़ को खुशी के रूप में नहीं, बल्कि निराशा के मतलब हताशा के रूप में, उदासीनता के रूप में। अचानक किसी पे हम बर्फ़ गिरा दें, ठंडी कोई चीज़ गिरा दें, तो हताशा के रूप में, उदासीनता के रूप में बर्फ़ को देखते हैं। द क्रो इज कंसीडर ऑमिनस, कौवे को भी हम क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं, अपशकुन के रूप में देखते हैं कौवे को। द हेमलॉक ट्री इज अ सिंबल ऑफ सैडनेस, वह भी उदासी का प्रतीक है हेमलॉक ट्री, क्योंकि वो जहरीला पौधा है। अब जहर का कोई पौधा है, हम उसको खुशी वाला पौधा थोड़ा मानेंगे। द पोइट्स मूड वाज आल्सो सैड, और पोइट का मूड भी खराब है। अब 4 तत्व हो गए ना, 4 एलिमेंट्स हो गए इस पोएम में, और देखो, और एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। इसमें कवि ने, एक तो इसमें एक क्रो है, क्रो
जो सिंबल है किसका है? देखिए हम इसमें देख रहे हैं द क्रो इज कंसिडर्ड ऑमिनस, ऑमिनस अशुभ माना जाता है, ठीक है ना। अपशकुन का प्रतीक है कौआ, क्रो हो गया इसमें। ऑफ डिप्रेशन, सिंबल ऑफ डिप्रेशन। हताशा उदासीनता का प्रतीक कौन? बर्फ, स्नो। और हेमलॉक ट्री सैडनेस उदासी का प्रतीक। और चौथा पोइट का मूड, पोइट्स मूड वो भी उदास है, पोइट्स का मूड भी उदास है। हेमलॉक ट्री सिंबल ऑफ सैडनेस एंड बोलो स्नो अ सिंबल ऑफ डिप्रेशन, हताशा उदासीनता। एंड क्रो इज कंसीडर एज ऑमिनस, अशुभ माना जाता है उसको, अपशकुन का प्रतीक है। तो जो चारों प्रतीक हैं उदासी से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ कवि ने एक बात हमने देखनी है, किसी पीकॉक, पैरेट, कुकू, मैना, मोर, कोयल या तोते का वर्णन नहीं किया, जिनको हम अच्छा पक्षी मानते हैं, अच्छे पक्षी मानते हैं ना, शुभ लक्षण वाले पक्षी मानते हैं इनको हम, मोर को, कोयल को। लेकिन यहाँ पर क्रो को अपनी पोएम में दर्शाया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जिसको अशुभ माना जाता है। लेकिन इन चारों तत्व, निराशा वाले तत्व के बावजूद भी पोइट का मूड चेंज हो जाता है, सैड मूड से हैप्पी मूड बन जाता है। अर्थात ये एक आयरनी के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, पोएम को व्यंग है हमारे ऊपर। जो अंधविश्वास है समाज में कि हम कौवे को अपशकुन के रूप में देखते हैं, अशुभ मानते हैं, जबकि कौवे ने तो यहाँ पर, क्रो ने तो उसके मूड को हैप्पी बना दिया। धतूरा का जो पौधा है, हेमलॉक है, जो पॉइजनस ट्री है, उसको भी हम शुभ नहीं मानते। लेकिन उसके ऊपर जो बर्फ़ पड़ी थी वही बर्फ़ कवि के ऊपर गिरी, उसने उसका मूड चेंज कर दिया, इसलिए धतूरे का भी यहाँ पर अच्छे लक्षण के रूप में प्रयोग हो गया। और जो बर्फ़ है जिसको हम डिप्रेशन के रूप में देखते हैं, बर्फ़ को हताशा के रूप में देखते हैं, उस बर्फ़ ने ही, जिसको हम हताशा के रूप में, डिप्रेशन के रूप में देखते हैं, उस बर्फ़ ने ही पोइट के मूड को चेंज कर दिया, अर्थात हैप्पी कर दिया। और चौथा जो पोइट का जो मूड है वो चेंज हो गया, अर्थात हैप्पी मूड हो गया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि पोएम में ओनली 2 स्टैंजाज, केवल 2 स्टैंजे हैं। फर्स्ट स्टैंजा हमें दिखाता है कि द वे आ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कि हेमलॉक ट्री के नीचे कवि सैड मूड में खड़ा है, उदासी वाले मूड में खड़ा है, कौवा ऊपर बैठा है, हेमलॉक ट्री पर बर्फ़ पड़ी हुई है। ये सिचुएशन है फर्स्ट स्टैंजे में। कवि नीचे खड़ा है सैड मूड में, ऊपर हेमलॉक ट्री है, बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ से ढका हुआ है हेमलॉक ट्री, ऊपर कौवा बैठा है। ये सिचुएशन है सैड मूड। लेकिन अचानक क्या हुआ बताओ? एक घटना घटित हुई, टहनियाँ, यानी हम ये नहीं कह सकते कि कौवे ने कैसे हिलाया उन टहनियों को, पत्तियों को। हो सकता है वो आकर के बैठा हो, या वहाँ से उड़ा हो, या एकदम से बैठने से टहनियाँ हिली हो, या जब उसने उड़ान भरी तब पत्तियाँ हिली हो, तब बर्फ़ गिरी हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन हम तो यही कहेंगे ना, क्रो ने बर्फ़ को ऊपर से गिराया, सैड मूड था पोइट का। तो हम इसमें देखते हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कितने महान कवि हैं अमेरिका के,
प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ यथार्थवादी भी हैं, यानी जीवन की असलियत को हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि किस प्रकार हम अंधविश्वास के रूप में हम कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, आप शगुन हो गया, आप शकुन हो गया, कौवा हमारे मुंडेर पर आकर के बैठ गया, आप शकुन हो गया, ये तो धतूरे का पौधा है, जहरीला पौधा है, नहीं ये अच्छा नहीं है। बर्फ़ को भी बर्फ़ को भी एक इंसिडेंट के रूप में यहाँ पर कई बार हम अच्छा नहीं मानते, उसको बर्फीला क्षेत्र हो जाता है। तो लेकिन जो 4 एलिमेंट हैं, इस प्रकार के जो एलिमेंट हैं, उसके द्वारा ही कवि कहता है कि हमारा मूड चेंज हो सकता है। The crow is considered ominous. The hemlock tree is a symbol of sadness. The poet's mood is also sad, but the falling of the dust of snow on him changed his mood. परंतु बर्फ का उसके ऊपर गिरना, उससे उसका मूड चेंज हो जाता है। Thus he saw the beauty of nature. इस प्रकार कवि ने क्या देखा? ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता को देखा, एंड अप्रिशिएटेड इट, और इसकी प्रशंसा की। क्योंकि पहले तो मूड खराब था। फर्स्ट स्टैंजे में हम देखते हैं कौवा बैठा है वृक्ष के ऊपर, वृक्ष ढका हुआ है बर्फ से, नीचे सैड मूड में पोइट खड़ा है। तो अप्रिशिएटेड, शो द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड अप्रिशिएटेड इट। सेकेंड स्टेंजे में हमने देखा हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, एकदम से दिल में परिवर्तन हुआ, चेंज हो गया क्या मूड। एंड शेव्ड सम पार्ट, जो दिन अभी खत्म नहीं हुआ था, दिन का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, कवि को लग रहा था कि सारा दिन आज खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑफ ए डे आई हैड रूड, बहुत सा समय उसने हैड रूड, उदासी में गुजार दिया था। रूड, उदासी, टू फील सैडनेस। सेव्ड, बचा लिया, सम पार्ट, दिन का कुछ हिस्सा, ताकि वो यूटिलाइज हो सके, अच्छे काम में लग सके। तो मूड चेंज हो गया, सैड मूड से हैप्पी मूड हो गया। तब अब कवि काम करेगा, अच्छा काम करेगा, तो उसका जो कुछ पार्ट है दिन का, सम पार्ट, वो क्या हो गया? सेव्ड हो गया, बच गया। तो सेकंड स्टैंजे में हमने देखा कि किस प्रकार बट द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम चेंज हिज मूड, दस ही सॉ द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड अप्रिशिएटेड इट। इस प्रकार कवि किस प्रकार खुश होता है और हमें भी खुश कर देता है, क्योंकि हम पोएम को रिसाइट कर रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो, written by Robert Frost, a well-known American poet, nature poet, and also a realistic poet. यथार्थवादी है, यथार्थता से हमें अवगत करा रहे हैं। वो फर्स्ट स्टैंजे में निराश हैं और सेकंड स्टैंजे में इंसिडेंट होती है कि वो खुशी से भर जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार दवे, मेरे साथ दोबारा रिसाइट करें सभी, साथ में बोले, दवे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब राइमिंग स्कीम की, इसमें राइमिंग वर्ड भी तो हैं। राइमिंग स्कीम जब हम देखेंगे, RHYMING, राइमिंग स्कीम, तुकबंदी, लयबंदी हम देखते हैं इसमें। लास्ट में इसमें हम जब देखते हैं क्रो इज रिलेटेड टू राइमिंग विद क्रो, राइमिंग विद स्नो, मी राइमिंग विद ट्री, मी ट्री, ठीक है ना। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या होगी, देखें सभी। फर्स्ट लाइन जो है हमारी ए बी लास्ट, क्योंकि इसके साथ राइमिंग नहीं है इसकी, क्रो की राइमिंग तो लाइन नंबर 3 के साथ है, लाइन नंबर थर्ड जो लाइन है उसके साथ है ना, इसके साथ तो नहीं है। तो ए बी, उसके बाद सुनाओ करो ए,
एंड ट्री बी। तो राइमिंग स्कीम का क्या हुई इसकी? ए बी, ए क्राउ, मी ये अलग है इससे, इसलिए ए और बी। स्नो ये इसके साथ मिल गई इसलिए ए, और ट्री मी ट्री, ये राइमिंग वर्ड है। आपस में जिनकी तुकबंदी है, लयबंदी है, ए बी। इसकी देखते हैं, हार्ट सी, मूड इसके साथ तो नहीं मेल खाता इसलिए डी। पार्ट पार्ट तो ये क्या होगा? सी। रूड मूड रूड तो ये क्या होगा? डी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई? सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, ए बी। तो ये इसमें राइम स्कीम के बारे में हमने देखा। तो इस प्रकार मैंने पहले ही कहा था कि आपका मूड हैप्पी होने वाला है, खुश हो जाइए। तो इसी प्रकार हम डिस्कस करते रहेंगे अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट poem which name is Dust of Snow, written by Robert Frost. Right? Okay. Thank you for watching this important and interesting poem written by Robert Frost. Okay.